नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। पीएम मोदी ने किसानों से बातचीत का प्रस्ताव रखा बरकरार, कहा बस एक फोन कॉल की दूरी पर हूं मैं। दादागिरी पर उतरे किसान नेता, फरमान जारी कर कहा हर घर से जाएगा एक व्यक्ति, नहीं तो लगेगा जुर्माना। किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आया विपक्ष, बिहार में कृषि कानूनों के विरोध में बनी मानव श्रृंखला। राजदीप सरदेसाई के फेक न्यूज कांड पर राष्ट्रपति भवन के प्रेस सचिव ने इंडिया टुडे को लिखा पत्र, कहा भूल माफी योग्य नहीं। इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट से दहली दिल्ली, घटनास्थल से लिफाफा बरामद, जांच में जुटी पुलिस। अब नजर डालते हैं पहली खबर पर। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार लगातार किसानों से बातचीत की संभावना बरकरार रखे हुए है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि किसानों का मसला बातचीत से ही दूर होगा और कहा कि किसानों को दिया गया सरकार का प्रस्ताव आज भी कायम है। वे किसानों से केवल एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मसलों को वार्ता के जरिए सुलझाने की लगातार कोशिश कर रही है। तृप्ति जी, जैसा कि पीएम मोदी ने अब किसानों को ये बता दिया है कि वो सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो जो ये प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है किसानों का, क्या उसमें कोई असर अब देखने को मिलेगा? देखिए, जो मोदी जी का ये कहना है कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार और किसान नेताओं के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी या बातचीत बंद थी और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर। ये बेसिकली सर्वदलीय बैठक में ये बोलना, पहला निशाना तो इस पर विपक्ष पर है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन में घुसकर आप सरकार और किसान के बीच की बातचीत खराब कर सकते हैं, तो ये उनको सीधा सीधा निशाना है ये बताना कि हम उनसे एक फोन कॉल की दूरी पर है, यानी हम अभी भी बातचीत का रास्ता खोले रखा है हमने और किसान नेताओं से हम बातचीत कर सकते हैं। और ये किसान नेताओं को भी इशारा है कि आप हमारे पास आइए और बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाइए। दूसरी तरफ जो उनका ये कहना है कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, इसका मतलब ये है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो 11वें दौर की वार्ता हुई थी किसानों के साथ कृषि मंत्री की, उसके ऊपर वो बातचीत करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 11वें दौर की बातचीत में जो प्रस्ताव किसानों को दिया गया था, जिसके लिए सरकार ने यह भी कहा कि वो 1.5 साल के लिए होल्ड कर रही है इन कृषि कानूनों को, तो ये भी बता दिया है कि ये 1.5 साल का समय आपको दिया गया है, तो आप जो सड़कों पर बैठे हैं वहां से हट जाइए। किसान नेताओं को यह इशारा भी दिया गया है कि जब 1.5 साल का वक्त आपको दिया गया है तो आप अपने अपने घर जाकर भी बातचीत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सड़कें रोक कर बैठे रहें और इस तरह का आंदोलन करते रहे उस कृषि बिल के लिए जो पहले ही 1.5 साल के लिए होल्ड पर रख दिया गया। जो शिकायतें हैं उन पर बातचीत की जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से किसानों को और विपक्ष को दोनों को यह इशारा दिया है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। यानी कि पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि सरकार अभी भी किसानों के संपर्क में है। वहीं दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों के उपद्रव के बाद अब केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच बठिंडा जिले के गांव विर्क खुर्द की पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है कि हर घर से एक व्यक्ति दिल्ली संघर्ष में जाएगा। पंचायत ने फरमान सुनाया कि किसानों के समर्थन में नहीं जाने वाले परिवार पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही सामाजिक बहिष्कार भी होगा। साथ ही दिल्ली में महापंचायत की बैठक के बाद किसान तेजी से बढ़ने लगे हैं और आंदोलन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। तृप्ति जी, जिस तरह से किसानों ने ये फरमान जारी किया है, उससे तो साफ तौर पर ये गुंडागर्दी और दादागिरी पर उतर आए हैं। आप इसको बोल रही है दादागिरी या गुंडागर्दी, लेकिन ये सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग का केस है। जो किसान आंदोलन के दौरान किसान नेता अभी तक सरकार को ब्लैकमेल करते आ रहे थे, वो काम इन्होंने अब आंदोलनकारियों की भीड़ जुटाने के लिए शुरू कर दिया है। जैसे ही इन्होंने 26 जनवरी के बाद देखा कि इनका जनाधार कम हो रहा है, इनके आंदोलन पर सवाल उठने लगे हैं, लोग इनसे दूर हो रहे हैं, इनकी मंशाओं पर शक उठने लगे हैं, तो इनको लगा कि अगर भीड़ ही नहीं होगी तो फिर आंदोलन कैसे खड़ा होगा, और जब भीड़ नहीं दिखेगी तो दबाव कैसे बनेगा। तो जो सरकार पे पहले ब्लैकमेल करके दबाव बना रहे थे, इन्होंने उन गांव वालों के खिलाफ, उन बेचारे मासूम किसानों के खिलाफ दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिनके भले के लिए ये कृषि कानून बिल लाया जा रहा था। इसी तरह के दबे कुचले किसानों के लिए लाया जा रहा था कि
वो उन किसानों के लिए लाया जा रहा है जो अभी अपनी मर्सिडीज और पजेरो में बैठ बैठ के और आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। उन गरीब किसानों के लिए लाया जा रहा था ना, जिन्हें आप भीड़ बना के झोंक रहे हैं इस आंदोलन के अंदर, अब वो आने को तैयार नहीं है, तो सीधे सीधे आप उनको धमकियां दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपका दाना पानी रोक दिया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो दबा कुचला किसान जिसके भले के लिए कृषि कानून लाया जा रहा था, अब उसको ये डरा डरा के इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन किसानों की जो ताकत 26 जनवरी को इन्होंने दिखाई है, इनकी अराजकता जो इन्होंने दिखाई है, उससे वो मासूम गांव वाला किसान वाला डर जाएगा कि जब ये दिल्ली में जाके हंगामा कर सकते हैं तो हमारा तो दाना पानी बंद कर देंगे। तो ये सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग है और इन किसानों के साथ नाइंसाफी है जो इस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते। यानी कि जब किसान नेता अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए तो अब वो मासूम किसानों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन के समर्थन में अब विपक्ष खुलकर सामने आ गया है। इसी कड़ी में बिहार में राजद की अपील पर महागठबंधन के घटक दलों ने आज प्रदेश में मानव श्रृंखला बनाई। पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत कई नेता कतार में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि कानून वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष के इस मानव श्रृंखला में राजद के अलावा कांग्रेस और 3 वाम दल के नेता कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े रहे। तृप्ति जी, आखिर बिहार में अब क्यों किसानों का समर्थन किया जा रहा है और क्यों इस आंदोलन को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? वो पर्दा हट चुका है किसान आंदोलन से। जो बातें अभी तक कही जा रही थी कि मंच के पीछे से राजनीतिक पार्टियां इसको सहारा दे रही हैं, खासतौर से विपक्ष की पार्टियां जो सहारा दे रही हैं, वो अब खुल के सामने आ गए। जिस तरह से किसान आंदोलन में 26 जनवरी के बाद तस्वीर बदली है, उसके बाद किसान नेताओं के चेहरे पे हवाइयां उड़ गई थी। जिस तरह से टिकैत रो रो के लोगों को बुला रहे थे और उन्होंने जो आह्वान किया, उसके बाद आप देख सकते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सामने आ गए, पानी के टैंकर भिजवा रहे हैं। उनका नेता जाके मुजफ्फरनगर में संजय सिंह लोगों को भाषण दे रहा है किसानों के बीच में। तो विपक्षी पार्टियों में ही बिहार में भी आरजेडी आती है, वाम दल और आरजेडी ने मानव श्रृंखला बनाकर ये दिखाने की कोशिश की वो किसानों के साथ है। वहां तो एपीएमसी भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे थे कि हमें मोदी का विरोध करना है। जो सरकार लगातार कहती आ रही थी कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक आंदोलन है, इसको इन्होंने एक तरह से साफ कर दिया है। जिस तरह से ये सामने आके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है। कौन सा बिहार का किसान आके बैठा हुआ है आंदोलन में? कोई बिहार का किसान आपको दिल्ली की बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है? तो फिर ये किस तरह का समर्थन दे रहे हो? किस किसान के लिए दे रहे हैं? क्या ये अपने बिहार के किसान के लिए दे रहे हैं? बिहार का किसान तो इस आंदोलन में शामिल ही नहीं है। तो सीधा है कि अब ये साफ हो चुका है कि इस पूरे आंदोलन का फायदा राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने के लिए उठा रही हैं और इस तरह की मानव श्रृंखलाएं बना बना के खुद ही एक्सपोज हो रही हैं। यानी कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हिंसा भड़की, उसके बाद विपक्ष एकजुट होकर अब मोदी सरकार को निशाना बनाने में लग गया है। वहीं फेक न्यूज फैलाने के मामले में अब राजदीप सरदेसाई का काला चिट्ठा खुलता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया चैनल इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में राजदीप सरदेसाई का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि संस्थान से जुड़े कुछ पत्रकार गलत फैक्ट सामने रखते हैं, झूठा साबित होने पर बिना माफी मांगे उसे डिलीट कर देते हैं और ऐसा बार बार किया जाता है। इससे पहले आंदोलन को भड़काने को लेकर राजदीप सरदेसाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। तृप्ति जी, आखिर अब राष्ट्रपति भवन की ओर से राजदीप सरदेसाई के खिलाफ ये पत्र जारी किया गया है। ये अपने आप में किसी पत्रकार के लिए और किसी संस्था के लिए, किसी खासतौर से इंडिया टुडे जैसी संस्था के लिए काफ़ी शर्मनाक है कि उनके एक वरिष्ठ पत्रकार के लिए राष्ट्रपति भवन से फेक न्यूज़ फैलाने के संबंध में इस तरह की शिकायत आए। यानी ये कहा जाए तो संस्था की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा देता है। ये अलग बात है कि इंडिया टुडे ने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए ने ऑफ एयर किया है और ये भी कहा जा रहा है कि 1 महीने की सैलरी काट दी गई है उनकी, लेकिन इससे साख पर सवाल उठाए। और राष्ट्रपति भवन में जिस खबर को लेकर उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई थी, जिस पोर्ट्रेट को लेकर फेक न्यूज़ फैलाई थी, उसके मायने क्यों इतने ज्यादा थे राष्ट्रपति भवन के लिए? राजदीप सरदेसाई के लाखों फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे जिस पे उन्होंने ये फेक न्यूज़ फैलाई थी। उस तस्वीर को देखने के बाद ये खबर वायरल हुई थी और कितने सारे लेफ्ट और लिबरल जो पत्रकार थे और जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था राष्ट्रपति का। आप बात कर रहे हैं देश के राष्ट्रपति की, और वो भी एलीट लोग जो अपने आप को कहते हैं ना लेफ्ट और लिबरल के, उन लोगों ने मजाक उड़ाया। तो क्या राष्ट्रपति भवन की एक फर्जी तस्वीर पर, एक पत्रकार की फेक न्यूज़ पर उनको अपमानित करना सोशल मीडिया पर, वो भी
एक एलीट क्लास के द्वारा, जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, बिना वेरीफाई किए, ये क्या माफ करने लायक है? जाहिर सी बात है राष्ट्रपति भवन ने इसका संज्ञान लिया है और उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन जो दिल्ली दंगों को लेकर भी फेक न्यूज फैलाई तो वो भी उनकी नजर में थी। अब राजदीप सरदेसाई को कहीं तो रोकना पड़ेगा, उनका तो पूरा इतिहास है फेक न्यूज फैलाने का। तो ये इशारा है राजदीप सरदेसाई के बहाने कि सिर्फ राजदीप सरदेसाई नहीं, जितने भी बड़े पत्रकार हैं, अगर वो कोई खबर लिखते हैं ट्विटर पर किसी भी सरकारी आयोजन को लेके, तो उनको सतर्क रहना पड़ेगा, बिना क्रॉस चेक किए इस तरह की खबरें ना फैलाएं। तो ये सभी के लिए एक सबक है और राजदीप तो भुगत ही रहे। यानी कि राष्ट्रपति भवन की ओर से साफ तौर पर पत्रकारों को ये चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी खबर डालने से पहले उन्हें पूरी तरह चेक करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली में 29 जनवरी की शाम को इजरायली दूतावास के पास अचानक ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरी दिल्ली दहल उठी। ब्लास्ट होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोटक फ्लावर पॉट में रखा था। साथ ही पुलिस को झाड़ियों के पास आईईडी भी बरामद हुआ है। इजराइल की ओर से इस ब्लास्ट के पीछे आतंकियों का हाथ होने की बात कही गई है। साथ ही घटनास्थल से पुलिस को एक लिफाफा भी बरामद हुआ है, जिससे ईरान कनेक्शन सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है। तृप्ति जी, पूरी सुरक्षा होने के बावजूद भी एक ब्लास्ट इजराइल के दूतावास के कुछ दूरी पर हो जाता है, कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर बिल्कुल बनता है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। एक तरफ 1.5 किलोमीटर दूर बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, जहां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे वीवीआईपी लोग मौजूद थे, और 1.5 किलोमीटर दूर इस तरह का जो ब्लास्ट हो जाता है। अब लेकिन जांच जो की जा रही है, एनआईए की पूरी टीम वहां पहुंची है, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची है, दूसरा इजरायली दूतावास के पास हुआ है, तो मोसाद जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका भी वो सहयोग ले रहे हैं। और मोसाद के बारे में मैं आपको बता दूं, वो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। तो जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं उसमें एक कोई संगठन है जैश उल हिंद, उसने ये दावा किया है कि हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि दावा कर देने से कोई भी एजेंसी ये नहीं मान लेगी कि उन्होंने ही ये इस तरह का हमला किया। इस तरह का काम इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक संगठन पहले करता रहा है। जैश उल हिंद एक ऐसा संगठन है जो नाम अभी अभी सामने आया है, कहाँ का है, कैसा है, किसने बनाया है, इसको लेके कई सवाल है, कई जानकारियां जो आ रही कि पाकिस्तान से बना हुआ है, लेकिन जो खुफिया विभाग को जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें ईरान का हाथ हो सकता है, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने भी ये आशंका जताई है कि इस आतंकी हमले के पीछे ईरान का हाथ है। और ये भी खबर आ रही है कि एनआईए ने 2 ईरानियों को अभी गिरफ्तार भी किया है। इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं। तो इशारा जब ईरान की तरफ जा रहा है, तो फिर ये पाकिस्तान का बनाया हुआ जैश उल हिंद क्यों जिम्मेदारी ले रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरह से एनआईए की टीम जांच में जुटी हुई है और मोसाद का सहयोग उसको मिल रहा है, बहुत ही जल्द ये तस्वीर पूरी तरह सामने आ जाएगी कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। लेकिन इसका जवाब तो देना पड़ेगा खुफिया एजेंसियों को कि उनको इस बात की खबर क्यों नहीं थी और ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुए। यानी कि जब तक इस मामले में पुख्ता सबूत नहीं पाए जाते, तब तक भारत की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया जा सकता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।